साधना डिग्री कॉलेज के YouTube प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम हमारे विषय राजनीति विज्ञान का यथावत रूप से प्रारंभ करने जा रहे हैं और मैं आप सभी लोगों को यह बताना चाहूंगा, राजनीति विज्ञान एक ऐसा विषय जो आज की परिस्थितियों में, समसामयिक परिस्थितियों में अपना एक अलग महत्वपूर्ण स्थान सुनिश्चित कर चुका है। जितने भी समाज विज्ञान के अंतर्गत जितने भी विषय आते हैं, उन सभी के अंतर्गत राजनीति विज्ञान एक अपना अलग महत्वपूर्ण रोल रखता है। राजनीति विज्ञान, जिसका अंग्रेजी पर्याय होता है पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। यहां आज की क्लास में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीति विज्ञान का उद्गम कहां से होता है, ये जो विषय कितना पुराना है और किस तरीके से राजनीति विज्ञान में कौन कौन सी अध्ययन पद्धतियों को अध्ययन किया जाता है, राजनीतिक क्षेत्र का विषय क्षेत्र किस प्रकार का है, राजनीति विज्ञान को एक कला विज्ञान की तरफ पढ़ा जाए या राजनीति विज्ञान को एक प्राकृतिक विज्ञान की तरफ पढ़ा जाए। चलो हम सबसे पहले ये देखने की कोशिश करते हैं कि मनुष्य या मानव एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, सोशल मैन, सोशल मैन। मनुष्य जो कि एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। समाज में रहते हुए उसकी बहुत सी आवश्यकताएं होती है, बहुत सी जरूरतें होती है और उन्हीं ही जरूरतों और उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और एक चीज ये भी है कि जब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई दूसरा मनुष्य किसी और मनुष्य के आंतरिक मामलों में, उसके अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करे, इसलिए हम लोगों ने एक ऐसी संस्था बनाई जो ये सारा प्रोटोकॉल सुनिश्चित कर सके कि किस तरीके से मनुष्य के अधिकारों की रक्षा की जाए। यहां से अगर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके अधिकारों का हनन नहीं हो, इसलिए सबसे पहले राज्य संस्था का प्रारंभ हुआ। राज्य संस्था का प्रारंभ, राज्य संस्था, सबसे पहले राज्य का उद्गम कहां हुआ, यहां मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा, अगर राज्य एक सामाजिक प्राणी है, राज्य में रहते हुए उसकी जितनी भी जरूरतें होती है वो राज्य सरकार के द्वारा पूर्ण की जाती है। इसलिए अरस्तु ने मानव को एक राजनीतिक प्राणी भी कहा है। अरस्तु ने मानव को एक राजनीतिक प्राणी भी कहा है, राजनीतिक प्राणी भी कहा जाता है, पॉलिटिकल मैन। पॉलिटिकल मैन। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। यहां मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि वर्तमान समय में यूरोप के अंतर्गत एक देश है ग्रीस, यूनान से ही राजनीति विज्ञान का विधिवत रूप से प्रारंभ माना जाता है। यूनान में जो सबसे पहले जो राज्य होते थे, स्पार्टियन, एथेंस, उनको नगर राज्यों के नाम से संबोधित किया जाता था, नगर राज्यों के नाम से, और इन नगर राज्यों को यूनानी भाषा में बोला जाता था पोलिस स्टेट, पोलिस स्टेट। यहीं से ही राजनीति विज्ञान के जो महत्वपूर्ण अभिकर्ता है, राज्य का उद्गम माना जाता है। सबसे पहले अगर राजनीति विज्ञान के विचारकों के बारे में बात करें तो ऐसे 3 लोग हुए हैं जिनकी गुरु शिष्य की जोड़ी ने राजनीति विज्ञान को एक अमर विषय के रूप में आगे बढ़ाया। एक ऐसा विषय का प्रारंभ हुआ उन 3 गुरु शिष्यों की बदौलत जो विषय आज के समय में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। उन तीनों के नाम मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। सबसे पहले विचारक हुए हैं सुकरात। सुकरात के शिष्य हुए हैं प्लेटो। प्लेटो के शिष्य हुए हैं अरस्तु। इन तीनों की गुरु शिष्य जोड़ी ने राजनीति विज्ञान में
अपना एक महत्वपूर्ण, जितने भी अन्य समाज विज्ञान के विषय हैं उनमें एक अलग महत्वपूर्ण भूमिका इन तीनों विचारकों ने स्थापित की। अभी हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं राजनीति विज्ञान का एक सामान्य परिचय। गार्डनर महोदय ने ये बोला था राजनीति विज्ञान की उतनी ही परिभाषा है जितने इसके लेखक हैं। गार्डनर महोदय ने ये कहा राजनीति विज्ञान की उतनी ही परिभाषा है जितने उसके लेखक, उतनी परिभाषा है जितने इसके लेखक। गार्डनर महोदय ने कहा राजनीति विज्ञान की एक स्पष्ट सुनिश्चित परिभाषा देना मुश्किल है। तभी तो गार्डनर महोदय ने बोला है कि राजनीति विज्ञान की उतनी परिभाषा है जितने राजनीति विज्ञान में लेखक हुए हैं। राजनीति विज्ञान में बहुत सारी परिभाषाओं के आधार पर राजनीति विज्ञान के अध्ययन करने के दो उपागम हमारे सामने आते हैं और वहीं से ही हम लोग राजनीति विज्ञान का एक परिचय, हमारा जो पॉइंट है, हमारा जो विषय है उसको स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग पढ़ते हैं राजनीति विज्ञान में किस तरीके से राजनीति विज्ञान का परिचय हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। राजनीति विज्ञान के परिचय के लिए महत्वपूर्ण दो उपागम हमारे सामने आते हैं। पहला उपागम परंपरागत उपागम, दूसरा उपागम हमारे सामने है आधुनिक उपागम। अलग अलग विद्वानों द्वारा दी गई अलग अलग परिभाषाओं के आधार पर राजनीति विज्ञान के ये दो उपागम हमारे सामने आते हैं और इन आधार पर हम राजनीति विज्ञान को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं। राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत उपागम है वो महत्वपूर्ण तीन बिंदुओं के आधार पर इसकी परिभाषा दी जाती है, जिसमें सबसे पहला बिंदु हम देखते हैं आदर्शवादी। राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत उपागम है वो अपने आप में आदर्शवादी, आइडियलिस्टिक थ्योरी है। राजनीति विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है आदर्शवादी। आदर्शवादी एक ऐसी थ्योरी होती है जिसमें आदर्शवादी तरीकों से हम किसी भी चीज को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। आदर्शवाद के बाद में परंपरागत उपागम की जिन जिन विद्वानों ने परिभाषा दी, उसका दूसरा तत्व होता है दार्शनिकता के आधार पर राजनीति विज्ञान को, परंपरागत उपागम को स्पष्ट किया जाता है। तीसरा तत्व हमारे सामने आता है कल्पनालोक्य। कल्पनालोक्य का मतलब होता है कल्पना में केवल राजनीति विज्ञान के जो परंपरागत उपागम में जिन जिन की परिभाषा हम पढ़ेंगे, केवल उन लोगों ने अपनी कल्पना में सोचा कि हमारा राज्य इस तरीके से होगा, राज्य ऐसा होना चाहिए, राज्य का भविष्य क्या होगा, उन सभी ने केवल इस बात को सोचने की कोशिश की। इसलिए राजनीति विज्ञान में कल्पना लोक के लिए एक इंग्लिश वर्ड यूज लिया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है कल्पना लोकीय समाज, केवल कल्पना में सोचना। जमीन लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर उसके लिए कोई भी काम नहीं होता। और यूटोपिया करके एक फेमस बुक भी है जो काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है, और यूटोपिया करके फेमस बुक लिखने वाले हैं टॉमस पेन। ठीक है, तो स्टूडेंट, तो हम लोगों ने राजनीति विज्ञान के परंपरागत उपागम के इन तीन तत्वों का अध्ययन किया। इन तीन तत्वों के आधार पर राजनीति विज्ञान के परंपरागत उपागम को स्पष्ट किया जाता है अलग अलग विद्वानों द्वारा। राजनीति विज्ञान का अगर आपसे पूछा जाए राजनीति विज्ञान का परंपरागत उपागम किन किन तत्वों के आधार पर, या राजनीति विज्ञान का परंपरागत उपागम के अगर आधारभूत तत्व पूछे जाए तो हमारे सामने आदर्शवादी दृष्टिकोण उभर कर आता है, हमारे सामने दार्शनिक दृष्टिकोण उभर कर आता है, और हमारे सामने कल्पना लोकीय समाज किस तरीके से केवल हमारे दिमाग में केवल उस चीज को हम लोग सोच रहे हैं। परंपरागत उपागम के जितने भी विचारक हुए हैं, इन तीनों तत्वों को आधार बनाकर उन्होंने अपना परंपरागत उपागम को स्पष्ट किया।
अब हम बात करते हैं आगे राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की अध्ययन पद्धतियां किस तरह की हैं। परंपरागत दृष्टिकोण की अध्ययन पद्धतियां मूल रूप से ऐतिहासिक है, ऐतिहासिकता के साथ में जुड़ा हुआ है राजनीति विज्ञान का परंपरागत उपागम। राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत उपागम है उसमें केवल संकीर्ण अध्ययन बिंदुओं के आधार पर इसका अध्ययन किया जाता है। यहां मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि परंपरागत उपागम और आधुनिक उपागम ने केवल राजनीति विज्ञान की परिभाषा देने की कोशिश की। सबसे पहले जो उपागम आया वो हमारा परंपरागत उपागम था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में राजनीति विज्ञान को विद्वानों ने अलग तरीके से उसकी परिभाषा देने की कोशिश की, तब जाके हमारा उभर कर आता है आधुनिक उपागम। राजनीति विज्ञान में परंपरागत उपागम जो कि शुरू से राजनीति विज्ञान का किस तरीके से प्रारंभ होता है उन सभी परिभाषाओं के आधार पर राजनीति विज्ञान का अध्ययन करता है। यहां राजनीति विज्ञान के परंपरागत उपागम में केवल 4 बिंदुओं के आधार पर अलग अलग विद्वानों द्वारा राजनीति विज्ञान को एक संकीर्ण दायरे के अंदर कैद कर लिया गया है। राजनीति विज्ञान का अगर आपसे पूछा जाए परंपरागत उपागम और आधुनिक उपागम में अंतर क्या है, पहला अंतर यही है, पहला अंतर यह है कि राजनीति विज्ञान का परंपरागत उपागम अपने आप में संकीर्णता लिए हुए हैं, और राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक उपागम है वो अपने आप में व्यापकता लिए हुए है, उसका दायरा व्यापक है। पहला अंतर ये, काफी बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि राजनीति विज्ञान की परंपरागत उपागम और आधुनिक उपागम में अंतर बताइए। अभी तक हम केवल एक अंतर को स्पष्ट ये कर रहा हूं जो सबसे बड़ा अंतर है। राजनीति विज्ञान में जो परंपरागत उपागम में जिन जिन लोगों ने परिभाषा दी वो अपने आप में एक संकीर्ण दायरे के अंदर थी, उनका क्राइटेरिया बहुत छोटा था, और राजनीति विज्ञान में जो आधुनिक उपागम के अंतर्गत जो परिभाषा दी गई उनका क्राइटेरिया बहुत ज्यादा व्यापक था। यहां हम लोग 4 बिंदुओं के आधार पर परंपरागत उपागम को पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहला बिंदु हमारे सामने आता है राज्य का अध्ययन। राज्य का अध्ययन परंपरागत दृष्टिकोण में राज्य का अध्ययन किया जाता है। पहली चीज, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ ही राज्य से माना जाता है। राजनीति विज्ञान में मुख्य अभिकर्ता के रूप में हमारे सामने सबसे पहले आता है राज्य। राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण ये कहता है कि राजनीति विज्ञान में सबसे पहले हम लोग केवल राज्य का अध्ययन करते हैं। मैं आप लोगों को कुछ विद्वान बताना चाहूंगा, राजनीतिक वैज्ञानिक बताना चाहूंगा जिन जिन लोगों ने राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन कहा है। उन विद्वानों में सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा गार्डनर का। गार्डनर महोदय ने इससे पहले भी एक परिभाषा दी। उन्होंने ये बोला कि राजनीति विज्ञान की उतनी परिभाषा है जितने की इसके लेखक। फिर गार्डनर के बाद में दूसरे नंबर पर हमारे सामने आते हैं गेटेल। गेटेल के बाद में तीसरे नंबर पर हमारे सामने आते हैं ब्लंशली। इन तीनों ने राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत जो हमारा पहला दृष्टिकोण उभर के आता है कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करता है, इस बात का समर्थन इन 3 विद्वानों ने किया है, जिसमें से गार्डनर की परिभाषा काफी फेमस है और काफी बार एग्जाम में भी आ जाती है कि गार्डनर महोदय ने अगर राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन बोला तो उसकी परिभाषा किस तरीके से है। गार्डनर महोदय ने यह बोला कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत दोनों ही राज्य के साथ में होता है। यहां मैं आप लोगों को एक स्पेशल पॉइंट ये बताना चाहूंगा कि राज्य का अध्ययन पर जिसने सबसे ज्यादा फोकस किया, जिसने सबसे पहले फोकस किया वो तो थे प्लेटो। प्लेटो के बाद में हुए उनके शिष्य अरस्तु, और मैंने बताया कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। यहां अरस्तु की एक बहुत फेमस परिभाषा राजनीति विज्ञान में, वो मैं आप सभी को बताऊंगा। अरस्तु ने ही सबसे पहले बोला था कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। राजनीतिक प्राणी होने के नाते उसे बहुत सारे अधिकार मिलते हैं, और ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो राज्य से परे अपनी कल्पना भी कर सके। अगर कोई मनुष्य राज्य से परे रह सकता है तो वह इंसान नहीं है, वह पशुओं की श्रेणी में है। राजनीति विज्ञान की ऐसी परिभाषा दी गई थी अरस्तु के द्वारा। तो मूलतः ये सवाल आएगा कि राजनीति विज्ञान को राजनीतिक प्राणी किसने माना, तो हमारा जवाब होना चाहिए राजनीति विज्ञान को राजनीतिक प्राणी सबसे पहले माना अरस्तु ने।
यहां मैंने एक दृष्टिकोण आप लोगों के सामने क्लियर किया कि राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत उपागम है वो राज्य का अध्ययन करता है। फिर हम लोग देखते हैं राजनीति विज्ञान के परंपरागत उपागम का दूसरा दृष्टिकोण। राजनीति विज्ञान के जो परंपरागत दृष्टिकोण का दूसरा उपागम है वो राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन मानता है। सरकार का अध्ययन। देखिए, राज्य राजनीति विज्ञान के केंद्र में, राजनीति विज्ञान का मुख्य अभिकर्ता है हमारा राज्य। यहां मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगा आप लोगों को कि राज्य के 4 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। 4 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं और किसी भी राज्य की परिभाषा देने के लिए हमें इन 4 तत्वों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। इन 4 तत्वों से मिलकर राज्य का निर्माण होता है। कौन कौन से हैं वो तत्व देखिए। सबसे पहला तत्व आता है इसके अंदर सरकार। देखिए मैंने यहां पे लिखा है राजनीति विज्ञान के परंपरागत उपागम में सरकार का अध्ययन किया जाता है और सरकार राजनीति विज्ञान में राज्य के लिए कब परिहार्य तत्व है। भाई राज्य एक अमूर्त संस्था है और राज्य के जितनी शक्तियां होती है, राज्य के पास में जो कार्य होते हैं उनको मूर्त रूप किसके द्वारा दिया जाता है। उनको मूर्त रूप दिया जाता है सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा उनको मूर्त रूप दिया जाता है। यहां मैं दूसरा तत्व बताना चाहूंगा आप लोगों को। सरकार के बाद में राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व होता है भूभाग। राज्य के पास एक निर्धारित भूभाग होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो राज्य की श्रेणी में नहीं आएगा। तीसरा तत्व, राज्य कहलाने के लिए तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता, सॉर्वेंटी। और चौथा तत्व है इसके अंतर्गत जनसंख्या। ये चारों तत्व आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य की परिभाषा इन 4 तत्वों से मिलकर बनती है। राज्य कहलाने के लिए सरकार जरूरी है, राज्य के लिए भूभाग जरूरी है, राज्य के लिए संप्रभुता जरूरी है और राज्य के लिए जनसंख्या जरूरी। इन 4 तत्वों से मिलकर हमारे राज्य का निर्माण होता है। देखिए, राज्य के महत्वपूर्ण तत्वों में सरकार है, इसलिए राजनीति विज्ञान का परंपरागत उपागम यह कहता है कि सरकार का अध्ययन राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय। और यहां आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि राज्य एक अमूर्त संस्था है और इस अमूर्त संस्था के जो कार्य होते हैं, जो शक्तियां होते हैं, उसको मूर्त रूप प्रदान किया जाता है सरकार के द्वारा। परंपरागत उपागम का तीसरा दृष्टिकोण देखते हैं हम। परंपरागत दृष्टिकोण का तीसरा दृष्टिकोण यह मानता है कि परंपरागत उपागम राज्य का भी अधिक अध्ययन करता है, साथ साथ में सरकार का भी अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण राज्य का भी अध्ययन करता है और सरकार का भी अध्ययन करता है। दोनों ही तत्व एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। राज्य के लिए सरकार अपरिहार्य है और सरकार का निर्माण तभी होगा जब वहां पर एक स्टेट है, वहां पर एक राज्य है, तभी हम लोग सरकार का निर्माण करेंगे। तो दोनों तत्व एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, राज्य और सरकार। परंपरागत उपागम के 4 दृष्टिकोण बताए मैंने आप लोगों को, जिनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले राज्य का अध्ययन, फिर सरकार का अध्ययन, उसके बाद में राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन। दोनों ही चीजें एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। यहां एक चीज ध्यान रखिएगा, परंपरागत दृष्टिकोण है वो अपने आप में संकीर्णता लिए हुए, अपने आप में परफेक्शन के साथ नहीं है, परिपूर्णता के साथ नहीं है। राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण अपने आप में अपूर्ण था, तभी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हम लोगों को आधुनिक दृष्टिकोण की जरूरत हुई। अब हम लोग परंपरागत उपागम के जो 4th पॉइंट है उसका अध्ययन करते हैं। परंपरागत उपागम मानव का अध्ययन करता है। मानव का अध्ययन, मानव का अध्ययन। मानव राजनीति का एक महत्वपूर्ण अभिकर्ता है। जिस तरीके से सरकार उस तरीके से मानव। यहां एक बात आप लोग नोट डाउन करिएगा कि राजनीति विज्ञान का परंपरागत उपागम केवल मानव के औपचारिक जो पक्ष होते हैं उनका अध्ययन करता है। मानव एक राजनीतिक प्राणी, केवल उसके राजनीतिक पक्ष का अध्ययन ही करेगा परंपरागत उपागम। उसके आर्थिक पक्ष, उसके सामाजिक पक्ष, उसके धार्मिक पक्ष,
इन सभी का अध्ययन परंपरागत उपागम में नहीं किया जाता है। मानव के केवल औपचारिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है परंपरागत उपागम, और जब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे आधुनिक उपागम तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि मानव के जो औपचारिक के साथ साथ जो अनौपचारिक जो पक्ष होते हैं, बहुत सारे जो उसकी विधाएं होती है अलग अलग, उनका अध्ययन आधुनिक दृष्टिकोण में किया जाता है। ये फैक्ट, दो अंतर ध्यान रखिएगा राजनीति विज्ञान इन दोनों उपागम। पहला, राजनीति विज्ञान का परंपरागत उपागम अपने आप में संकीर्णता लिए हुए हैं, राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो अपने आप में व्यापकता लिए हुए हैं। राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण केवल औपचारिक तत्वों का अध्ययन करता है, केवल यह बताता है कि मानव एक राजनीतिक प्राणी है, मानव किस तरीके से राजनीति को प्रभावित करता है केवल वही परंपरागत उपागम में आएगा। लेकिन जो मानव के अलग अलग पक्ष होते हैं, जैसे मानव की सोशल लाइफ कैसे होगी, मानव की इकोनॉमिक लाइफ कैसे होगी, उन सभी का अध्ययन आधुनिक उपागम में किया जाता है। ठीक है, परंपरागत उपागम केवल औपचारिक पक्ष का अध्ययन करता है, आधुनिक उपागम मानव के औपचारिक पक्ष के साथ साथ अनौपचारिक पक्ष का भी अध्ययन करता है। आज की क्लास में हम लोगों ने राजनीति विज्ञान की परिचय को प्राप्त किया। राजनीति विज्ञान की उतनी ही परिभाषाएं जितने कि इसके लेखक किसने कहा, गांडर महोदय ने कहा। राजनीति विज्ञान की अलग अलग परिभाषाओं के आधार पर राजनीति विज्ञान का परिचय इन दो उपागमों के आधार, इन दो अप्रोचेस के आधार पर दिया जाता है, इन दो दृष्टिकोणों के आधार पर दिया जाता है। परंपरागत उपागम, जो हम लोग कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ भी परंपरागत उपागम से होता है। परंपरागत उपागम राजनीति विज्ञान का अध्ययन किन किन तत्वों को ध्यान में रखकर करता है, तो वो आदर्शवादिता को ध्यान में रखता है, वो कल्पना को ध्यान में रखकर करता है, वो दार्शनिक तत्वों को परंपरागत उपागम में सम्मिलित करता है, वो ऐतिहासिकता अध्ययन पद्धति के आधार पर परंपरागत उपागम को स्पष्ट करता है। कहने का मतलब राजनीति विज्ञान का परंपरागत उपागम सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले था और राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में था, 1945 के बाद में। पता ही आप लोगों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड क्या था, 1939 से लेकर 1945 के बीच। इससे पहले हमारा परंपरागत उपागम होगा और इसके बाद में हमारा आधुनिक उपागम उभर कर आता है। राजनीति विज्ञान का परंपरागत उपागम इन चार दृष्टिकोणों के आधार पर स्पष्ट किया था, जहां पे राज्य का अध्ययन राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान में सरकार का अध्ययन, राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन, राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन, और राजनीति विज्ञान में मानव का अध्ययन, केवल मानव के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन। और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम। आई होप कि आप लोगों को परंपरागत उपागम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।